बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब विरासत के हवाले से दो इंतहाई अहम टॉपिक्स जिसे ओल और रद, ये दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे बात करनी है। एक क्वेश्चन है जो मेरे साथ दोस्त हैं वही आपके सामने उस क्वेश्चन को बयान करेंगे। ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसमें रूटीन से हट के लोगों के शेयर्स बनते हैं। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं तो उन पे बात करते हैं। पहले सवाल को सुनते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कामरान साहब? वालेकुम अस्सलाम जी सर, शुक्र अल्लाह पाक का, सब ठीक ठाक तो है आपकी। अच्छा, आप उस सवाल को दोहराइए कि जिसमें हमारी ये कंफ्यूजन थी। जी सर, सवाल एक्चुअली ये है कि पहली चीज, ये ग्रुप में एक सवाल एक भाई ने डिस्कस किया कि मुतवफिया की वालिदा मौजूद है, वो मुतवफिया का शौहर मौजूद है, मुतवफिया की औलाद नहीं है और 5 बहनें हैं। तो ठीक हो उस गया। पे जो मुतवफिया की वालदा का शेयर जो आपने पढ़ाया, स्टडी करवाया, उसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक 1/6 था। और जो मुतवफिया का शौहर था उसका जो विरासत बनी वो बनी 1/2, चूंकि औलाद नहीं थी जो मेरे ख्याल में। जी जी। और तीसरे नंबर पे जो बाकी बचना था वो बहनों को चला जाता, मुतवफिया की। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि मुतवफिया की जो बहनें हैं उनका शेयर शरीयत में क्या डिफाइन है इस सिचुएशन में, जो ये सिचुएशन बयान की गई है। और फिर उस पर आपने जवाब दिया कि इस पे रद्द का कानून और ऑल का कानून अप्लाई होता है। तो इस ऑल के कानून और रद्द के कानून की भी जरा तफसील से रहनुमाई फरमा दें, और ये बहनों का जो शेयर है इसको भी डिटरमिन कर दें कि हिस्से किस तरह से तकसीम किए गए शरीयत के हिसाब से, ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। अच्छा जनाब, इसमें ऐसा है कि तीन कैटेगरीज आपके इल्म में होंगी। एक है शेयरर्स जिन्हें हम कहते हैं, दूसरा है रेजिड्यूरीज असबा जिनको बोलते हैं, और तीसरा जी है बिल्कुल। डिस्टेंट किंडर। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो तीनों लोग हैं ये किस कैटेगरी के हैं। ये हैं, अब देखें, मदर जो है वो भी शेयरर है, उसका हिस्सा फिक्स है 1/6। जो हस्बैंड है उसका भी हिस्सा फिक्स है 1/2, यानी जब औलाद नहीं है तो हस्बैंड जो है ये भी क्या बन गया, ये भी शेयरर है। और जो सिस्टर्स हैं उनके भी हिस्से फिक्स हैं, वो भी शेयरर्स की ही कैटेगरी में आती हैं। वो बचा हुआ हिस्सा नहीं लेंगी, वो आउट ऑफ द टोटल उनको हिस्सा मिलेगा। अब टोटल आप जहन में रखें कि हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास है 100, यानी 100 है ना टोटल। उसमें से हमने परसेंटेज देनी है हर एक को। अब हमारे पास है 100 में से हमने दे दिया, जो मदर है उसको दे दिया 1/6, यानी 16.5%, वो हमने उसको दे दिया। हस्बैंड को हमने दे दिया 50%, क्योंकि हाफ उसको मिलना था, तो 50 उसको मिल गया। अब सिस्टर्स जो हैं वो इसमें रिमेनिंग नहीं ले रही, बल्कि वो अपना हिस्सा ले रही हैं, कितना, 2/3। अब जब 2/3 हम आप उनको हिस्सा देंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा 66.66। ठीक है। अब 16.5 एक आ गया, 66.5 बहनों का आ गया, और 50 आ गया हस्बैंड का। 50 और 16.5 66, ये हो गया 66 सिस्टर्स का है। टोटल ये आपका बन गया 133 तकरीबन एस्टिमेटेड। जी ठीक। जी। अब आउट ऑफ 100 आप दे रहे हैं कितना, 133। वो तो आप दे नहीं सकते। ठीक है। तो इसमें फिर जो स्पेशल ये रूल आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं ओल। अब ओल में क्या होता है कि सब के यानी हिस्से जब दिए हैं तो वो टोटल से बढ़ गए हैं। अब जब टोटल से बढ़ गए हैं तो अब ये है कि आपने हर एक का हिस्सा कम करना है। और कम भी किस तरह करना है, उसी प्रोपोर्शन से करना है कि जो यानी बड़ा हिस्सेदार है उसका ज्यादा हिस्सा कम होगा। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसका भी एक अपना तरीकाकार है उसकी कैलकुलेशन का। लेकिन इस स्पेशल जो हमारे सामने एक प्रपोजिशन आई हुई है, इसमें ये होगा कि एंड पे आपके सामने क्या आ जाएगा कि जो वालदा है उसका शेयर रह जाएगा 12.5%। 16.5 से 12.5 पे वो आ जाएगी। और हस्बैंड का 50 से कम होके 37.5 पे आ जाएगा। और बहनें जो है उनका भी कम होके, तो वो भी समझ लें कि 50 से तकरीबन बल्कि एग्जैक्ट 50 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी 50 बन रहा है, तो उनका भी 66.5 से कम होके 50 पे आ जाएगा। तो ये है जी बोले।
अच्छा सर, इसमें एक कंफ्यूजन है, एक इसमें अगर एक सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करें हम जी कि मुतवफिया की औलाद होती, जी। तो इस सूरत में फिर बहनें कितने हिस्से की हकदार होती हैं? अच्छा, अब इसमें अगर मेरी बहन में भी सिर्फ बेटियां होती, बेटा ना होता। जी जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। आप पहले तो ये जी देखें कि जब एक शख्स फोत हुआ, उसकी औलाद में है बेटियां। अब बेटियां क्या है, जी। उनका हिस्सा फिक्स है, अकेली है तो 1/2, दो है, तीन जी है तो 2/3। अब देखें, जी बेटियों का हिस्सा फिक्स, लेकिन जैसे ही बेटियों के साथ बेटा भी आ जाता है तो फिर जी उनका हिस्सा फिक्स नहीं रहता। जी बिल्कुल। ऐसा ही है ना। फिर तो जी जी बिल्कुल आपको बिल्कुल। पता है कि फिर हम पहले हम क्या देते हैं, पहले हम बेटियों को देते हैं, अगर सिर्फ बेटियां हैं तो हम उनको टोटल में से देते हैं, टोटल बिल्कुल जायदाद बिल्कुल। में से। लेकिन जब जी बेटियों के साथ बेटे भी आ जाते हैं तो फिर हम टोटल में से नहीं देते। फिर हम पहले जी हस्बैंड का हिस्सा निकालते हैं या वाइफ का निकालते हैं, जी फादर मदर है उनका निकालते हैं, और रिमेनिंग में से हम फिर बच्चों बिल्कुल। को देते हैं। उन बच्चों उसमें से हो जाता है कि मेल का 2 हिस्से और यस फीमेल का 1 हिस्सा। यस। इसमें मैं बेसिकली क्या बात बताना चाह रहा हूँ कि वही जो शेयरर है, यानी वो जो बेटियां हम्म, हैं वो शेयरर्स होती हैं, लेकिन बेटों की मौजूदगी में वो रेजिड्यूरीज हम्म, बन जाती हैं, यानी उनका बिल्कुल स्टेटस चेंज बिल्कुल। हो जाता है। ठीक है। हम्म, हम्म, सेम वे हम्म, जो बहनें हैं शेयरर्स, जी लेकिन अगर ये हो जाए कि बहनों के साथ में बेटियां भी मौजूद है मुतवफी की, जी तो फिर जी। बहनें जो है वो फिर शेयरर नहीं रहती। इसमें जो आपका जवाब है ना वो ये है जी जी कि जी। उस सूरत में ये होगा कि जो बहनें हैं वो शेयरर नहीं रहेंगी, मैं समझ गया। वो बन जाएंगी रेजिड्यूरीज। कि अब आप पहले हम्म, देंगे बेटियों को, बेटियों को जी दे के अगर कुछ बच जाता है तो जी वो फिर बिल्कुल। आप दे देंगे बहन को। फिर बहन को बचा हुआ ठीक मिलेगा, फिर उसको अपना फिक्स शेयर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया, है। बिल्कुल ठीक सर, ये बेहतर तो हो गया, कंफ्यूजन नहीं रही। ये है ओल का कॉन्सेप्ट कि जब मैं शेयरर्स होंगे और शेयरर्स के हिस्से 100 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपने उनके हिस्से कम करने हैं। अब आ जाए कि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रद्द का। रद्द में बेसिकली ये है कि एक शख्स है, उसकी हम फर्ज करते हैं कि उसकी मदर है और साथ में उसकी एक बेटी है। अब उसको, बेटी को तो मिला 50%, अकेली बेटी है, और जी मदर को मिला 1/6। ठीक है। जी वो मदर को मिल गया। अब 16.5 एक को मिल गया, 50 एक को मिल गया, बाकी अब प्रॉपर्टी बच गई है तकरीबन, कर लें कितनी बच गई, 33% तकरीबन। अच्छा, अब वो जो बच गई है वो जानी है किसकी तरफ, रेजिड्यूरीज की तरफ। अब रेजिड्यूरीज में बहनें आ जाती हैं, या भाई आ जाते हैं, इसी तरह भाइयों की औलाद आ जाती है, चचा आ जाते हैं, कजन आ जाते हैं। अब अगर उनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी जी नहीं है, तो उस सूरत में ये होता है फिर लॉ ऑफ रिटर्न जिसे रद्द कहते हैं, वो फिर प्रॉपर्टी लौट के वो वापस आ जाती है इन्हीं दोनों की तरफ, यानी जो बेटी है और मदर है, जी इन दोनों की तरफ। और अगेन जो इसमें बड़ी हिस्सेदार है उसको ज्यादा मिल जाती है, और यानी बेटी जी। बड़ी वो हिस्सेदार है तो उनके हिस्सा जो उनको शरीयत के मुताबिक पहले मिला, उसी के मुताबिक इसको बाकी को भी यस, उसी हिस्से के मुताबिक डिवाइड किया ये उसी जाएगा। प्रोपोर्शन के साथ, बड़े जी हिस्सेदार को ज्यादा और छोटे जी हिस्सेदार को कम। लेकिन जी इसमें एक बात जरूर है, वो ये कि अब अगर एक शख्स फोत हो रहा है तो एक है उसकी वाइफ और एक है उसकी बेटी। वाइफ को मिल गया 12.5% और बेटी को मिल गया 50%, यही तरतीब है ना। अब जी अगर इसमें और कोई भी नहीं है, रेजिड्यूरीज में कोई भी नहीं है, तो उसमें फिर ये होगा कि अब जो लॉ ऑफ रिटर्न है उसके तहत जो जमीन आएगी, बाकी का हिस्सा आएगा, वो सिर्फ बेटी को मिलेगा। वो वाइफ का हिस्सा नहीं बढ़ेगा, ना वाइफ का हिस्सा बिल्कुल ठीक। बढ़ता है, ना मुतवफिया होने की सूरत में शोहर का हिस्सा बढ़ता है, इनके हिस्से नहीं बढ़ते। हिस्सा इंक्रीज होता है तो सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी शेयर्स का। और मैं इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे लिए भी जाहिर है, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बल्कि कई बार रिकॉर्डिंग्स में भी बात की कि इसी तरह सीखने का मौका मिलता है जब नई नई प्रपोजिशन सामने आती है। तो ये एक ऐसी चीज थी कि जिसको बिल्कुल मेरे लिए भी न्यू थी, और जब मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने कोई इस तरह का आइडिया दिया, बताया उसने भी नहीं, उसने भी सिर्फ ये कहा कि हो सकता है।
ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसको इल्म भी था या नहीं था, लेकिन उसने मुझे कहा कि हो सकता है। तो मैंने फिर इसको बड़ा सर्च किया, ये फिर सामने आया। इसी तरह की एक प्रपोजिशन बनी, मैं वो इंतकाल करवाना चाह रहा था। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ इधर किसी को पता ही नहीं है। मैंने इधर जेएलएम में तमाम जो महकमे के लोग थे, हर एक से मेरी डिस्कशन हुई। वो कहते हैं जनाब आप किताब तो दिखा रहे हैं, कानून भी बता रहे हैं, लेकिन हमने आज तक किया नहीं है, हमने आज तक सुना नहीं है। मान लिया लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने किया नहीं है तो हम, मैंने कहा जी वो मेरी गलती तो नहीं है सर। एक्चुअली इसी पे मैं एक और बात करूंगा। ये सेम जो आप बात कर रहे हैं ना कि पटवारी साहिबान को इन पता ही नहीं इन चीजों का। आपसे मेरी एक विरासत लावलत के हवाले से बात हुई थी रिकॉर्डिंग में ना, तो उसमें जो मुतवफिया थी उसके 2 भाई जिंदा मौजूद थे और वालिद वालदा फौतशुदा थे, और उसकी जिंदगी में उसके 3 भाई और 1 बहन फौतशुदा थी। तो आपने बताया कि विरासत उसके सिर्फ 2 जो जिंदा भाई हैं उनको जाएगी, जो बाकी पहले फौत हो चुके हैं उनके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। तो पटवारी साहब ने वो दर्ज की, लेकिन दर्ज करते हुए उन्होंने कहा जी हिस्सा तो इन दोनों को जाएगा, लेकिन ये जो 3 भाई और 1 बहन पहले फौत हो चुके हैं इनका भी आगे जो बच्चे हैं उनका शजरा पूरा उस पर बनाया जाएगा। जबकि 3 जगह मैंने वो विरासत करवाई, 3 मोजाजात में। एक पटवारी साहब ने सिर्फ ये किया, बाकियों में जब वो उनके भाइयों के नाम आ गए, बहन का नाम आ गया, उन्होंने लिख के पहले फौतशुदा उसको वहीं पे क्लोज कर दिया शजरे को। लेकिन एक तीसरे मौजा में पटवारी साहब ने कहा नहीं कि इनका सबका नीचे तक आप सबके एफआरसीज लाए, जो हालांकि उन्हें हिस्सा नहीं जाएगा, लेकिन आपने इनका रिकॉर्ड शजरे का पूरा यहाँ पे दर्ज करवाना है। तो मैंने उनसे जिक्र भी किया कि जी मैंने पहले 2 मोजाजात में विरासत करवा चुका हूँ, तो उनमें तो नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे, और उन्होंने वैसे ही किया। नहीं, उसके जाहिर जरूरत ही नहीं है। मेरा इधर फिर मसला इस तरह से हल हुआ कि हमारे इधर बड़े अच्छे दोस्त हैं नायब तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा कि यार एक तहसीलदार साहब इधर रह के गए हैं, वो बड़े लायक आदमी है, तो होपफुली वो इसमें हमें गाइड कर सकेंगे। उन्होंने फिर ना वो शजरा भेजा उनकी तरफ, और फिर उनको कॉल की। जैसे ही कॉल की तो उनसे जैसे ही जिक्र हुआ तो वो आगे से फौरन कहते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न के तहत ये सारी प्रॉपर्टी बेटियों को मिलेगी। वो जैसे ही उन्होंने बोला रद्द का कानून, मैंने शुक्र किया, मैंने कहा यार किसी ने बात तो एटलीस्ट की है, तो वो भी इनके अपने बंदे ने। तो जब उन्होंने की है, ये जो हम पहला सवाल जो हम बात कर रहे थे, ये जो बहनों के हिस्से का जो शेयर्ड हम जो जमीन है जिसमें, इसमें एक और जो है सिनेरियो में बयान करता हूँ, तो इस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर एक मुतवफिया है, वो फौत होती है, उसकी औलाद नहीं है, वालिद वालदा पहले फौतशुदा है, खावन मौजूद है, और आगे उसकी 4 बहनें हैं, एक भाई उसकी जिंदगी में फौत हो चुका है, भाई कोई नहीं है, सिर्फ 4 बहनें हैं उसके आगे, तो उसकी विरासत किस तरह से तकसीम की जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होगी ना कि जो हस्बैंड है वो तो लेगा ना 50% जी, और जो सिस्टर्स हैं वो लेंगी 66.66%। ठीक है जी, ठीक तो हो अब गया, इसमें ठीक हो भी ये गया। 100 को क्योंकि क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, तो अब अगेन इसमें वही ओल का कानून आएगा और इनके हिस्से कम हो जाएंगे। कम कर दिए जी जाएंगे, जी, बिल्कुल सही। इनके हिस्से कम हो जाएंगे। जी, इसमें कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कोई ऐसा करना पड़ता है। जैसे अब देखें वालदा का शेयर कितना है, वालदा का शेयर है 1/6, लेकिन अगर मरने वाले की औलाद नहीं है तो वालदा का शेयर कितना है 1/3। ऐसा ही है ना, 1/3 हो जाता है। लेकिन अगर जो बंदा फोत हुआ है उसकी अब उसके सिर्फ माँ बाप मौजूद हैं अब, और माँ बाप की मौजूदगी में बहन भाइयों को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहन भाई अगर मौजूद हों यानी उनकी मौजूदगी से सिर्फ वालदा का शेयर कम हो जाता है, मिलता फिर भी बहन भाइयों को कुछ नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी में वालदा का हिस्सा कम हो जाता है। ठीक है, तो वो 1/3 की बजाय 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए ना ये कुछ चीजें होती हैं बारीकी से देखनी पड़ती हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आप माशाल्लाह जितनी रिसर्च के बाद इन सब बातों का जवाब देते हैं, ये आपकी जो बेलौस खिदमत है। एक ही माइंड में होता है कि यार कोई गलत ना आगे इंफॉर्मेशन जाए, क्योंकि एक एज अ चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता होता हूँ कि यार ये आई है सिचुएशन, अगर ये बंदा पूछ इसीलिए रहा है कि वो नहीं हल हो रही, तो इसीलिए कोई पूछ रहा है। और मैं देखता हूँ ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं फौरन जवाब दिया जाए।
अब फौरन अगर जवाब गलत दे दिया जाए जल्दबाजी में तो बाद में कहेंगे देखें जी इन्होंने हमें गलत जवाब दे दिया। एक रिसर्च के लिए टाइम देना और फिर बे लॉस है। देखें मैं किसी किस्म का पे भी नहीं कर रहे। मैं आपसे भी बड़ा मुतासर होता हूँ। आप भी अगर मैं स्टूडेंट मान लूं तो आप मेरे माशाल्लाह सबसे बेस्ट इस मामले में स्टूडेंट है। बड़ा जबरदस्त आप गाइड करते हैं। मैं वो कहना इसमें यही चाह रहा हूँ कि जो मिस्टेक है ना वो तो जाहिर है किसी से भी हो सकती है। अक्सर औकात मतलब बंदा उसको सही तरह या पढ़ नहीं सका या अगर पढ़ भी लिया तो गलती है, गलती तो हो ही जाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें एहतियात से काम लूं ताकि मैंने देखा आपके 99% जवाब जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं।